उत्तर वैदिक काल। सोचिए, ये भारतीय इतिहास का वो अहम मोड़ है जिसने समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। आज हम इसी बड़े बदलाव को फटाफट समझेंगे। ये एक तरह का क्रैश कोर्स है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आज की हमारी यात्रा के 4 खास पड़ाव होंगे। पहले हम देखेंगे कि कैसे कबीले राज्यों में तब्दील हुए। फिर जानेंगे कि कैसे लोहे ने एक नई अर्थव्यवस्था को गढ़ा। उसके बाद समझेंगे कि समाज में यज्ञों की क्या भूमिका थी और ताकत का खेल कैसे चलता था। और आखिर में देखेंगे कि कैसे उपनिषदों ने एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस दौर का जो सबसे बड़ा और फाउंडेशनल बदलाव था वो था राजनीतिक। जैसे जैसे आर्य लोग पूर्वी गंगा के मैदानों की तरफ बढ़े, छोटे छोटे कबीले आपस में मिलकर बड़े राज्यों, बड़े किंगडम्स का रूप लेने लगे और यहीं से सत्ता का एक नया सेंटर बनने लगा। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बदलाव आता है। समाज का जो फोकस था वो जन यानी कबीलों से हटकर जनपदों पर आ गया। यानी अब पहचान कबीले से नहीं बल्कि जमीन से, इलाके से जुड़ गई थी। कई कबीले मिलकर बड़े राज्य बने और मजे की बात यह है कि यहीं पहली बार राष्ट्र शब्द सुनाई देता है। इस बदलाव का सबसे बड़ा सबूत जानते हैं क्या है? लड़ाई का मकसद। पहले के जमाने में युद्ध गायों के लिए होते थे, जो उस वक्त धन दौलत का प्रतीक थी। लेकिन अब जंग छिड़ रही थी जमीन के लिए, इलाके पर कब्जे के लिए। ये एक स्टेट बेस्ड सिस्टम की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो राजा सिर्फ तलवार के जोर पर ही ताकतवर नहीं बन रहा था, उसकी शक्ति को और पक्का करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड होते थे। जैसे राजसूय यज्ञ, जिससे उसे देवताओं जैसी शक्ति मिलती थी। अश्वमेध यज्ञ, जिससे वो अपने पूरे इलाके पर अपना निर्विवाद दावा ठोकता था। और वाजपेय, जो कि एक प्रतीकात्मक रथ दौड़ थी जिसमें जीत के साथ वो अपनी श्रेष्ठता दिखाता था। अब जब राजा की ताकत इतनी बढ़ रही थी तो इसका असर कहीं तो पड़ना था, राइट? और वो असर पड़ा पुरानी कबीलाई सभाओं पर। वो कमजोर होने लगीं। विदघत जैसी सबसे पुरानी सभा तो पूरी तरह गायब ही हो गई। और जो सभा और समिति बची भी, उन पर अब राजकुमारों और बड़े बड़े अमीरों का कब्जा हो गया। और हाँ, महिलाओं को अब सभा में बैठने की इजाजत नहीं थी। तो ये तो हुई राजनीति की बात। लेकिन इन सारे राजनीतिक बदलावों के पीछे की आर्थिक शक्ति क्या थी? मतलब वो कौन सा इंजन था जो इस गाड़ी को खींच रहा था? ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी धातु से जिसने सचमुच सब कुछ बदल दिया। वो धातु थी लोहा, जिसे उस समय के ग्रंथों में श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल एक टेक्नोलॉजिकल गेम चेंजर साबित हुआ। इसी ने आर्यों को नए इलाकों में बसने और वहां की जमीन को इस्तेमाल करने की चाबी दी। तो इस लोहे ने किया क्या? भाई, लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा के मैदानों के घने जंगल साफ होने लगे। लोहे के फाल वाले हल से जमीन जोतना बहुत आसान हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब जौ की जगह चावल और गेहूं जैसी मुख्य फसलें उगाई जाने लगी। और ज्यादा अनाज का सीधा मतलब था ज्यादा आबादी और एक सेटल्ड स्थायी जीवन की शुरुआत। और अर्थव्यवस्था अब सिर्फ खेतीबाड़ी तक ही सीमित नहीं थी। अब समाज में क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन ने भी गहरी जड़ें जमा ली थी। लोग टिन, सीसा, चांदी, सोना, तांबा जैसी कई धातुओं के बारे में जानने लगे थे। इससे नए नए हुनर और व्यवसाय पनपने लगे। अच्छा, तो राजनीति बदल गई, अर्थव्यवस्था बदल गई, तो जाहिर है समाज पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ना ही था। चलिए देखते हैं कि इस दौर में एक नया और पहले से ज्यादा सख्त सामाजिक ढांचा कैसे बना। समाज अब मोटे तौर पर 4 वर्णों में बट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्योंकि यज्ञों का महत्व बहुत बढ़ गया था, इसलिए यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों का दर्जा समाज में सबसे ऊपर हो गया। वहीं शूद्रों का काम दूसरों की सेवा करना तय किया गया और उन्हें उपनयन संस्कार यानी जनेऊ पहनने जैसे महत्वपूर्ण अधिकार से भी दूर रखा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण की ये लाइन उस दौर में महिलाओं की गिरती हुई स्थिति को साफ साफ दिखाती है। एक बेटी दुख का स्रोत है। हालांकि कुछ पढ़ी लिखी महिलाएं थीं जो दार्शनिक बहसों में हिस्सा लेती थीं, पर आमतौर पर समाज में उन्हें पुरुषों के अधीन और उनसे कमतर ही माना जाने लगा था। इसी दौर में एक और नई व्यवस्था शुरू हुई, वो थी गोत्र की। इसका सीधा सा मतलब था एक ही पूर्वज के वंशज, और ये नियम बनाया गया कि एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती। इसने समाज में रिश्तों की एक बिल्कुल नई रूपरेखा तैयार की।
तो एक तरफ समाज में यज्ञ और कर्मकांड का बोलबाला था, चारों तरफ नियम ही नियम थे। लेकिन उसी वक्त पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा वैचारिक विद्रोह भी पनप रहा था, एक रिएक्शन। तो सवाल उठता है कि जब पुरोहितों का इतना दबदबा था, कर्मकांड ही सब कुछ थे, तो क्या असहमति की कोई गुंजाइश थी? क्या कोई इसके खिलाफ आवाज उठा सकता था? जवाब है हाँ। खास तौर पर पांचाल और विदेह जैसे राज्यों में एक नई सोच जन्म ले रही थी। लोगों ने पुरोहितों के इस बढ़ते वर्चस्व पर, इन बड़े बड़े खर्चीले यज्ञों पर और इन मुश्किल कर्मकांडों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो पूछने लगे कि क्या धर्म का असली रूप यही है? और इसी वैचारिक मंथन से जन्म हुआ उपनिषदों का। उपनिषदों ने इस सोच को पूरी तरह पलट दिया। उन्होंने कहा कि असली चीज यज्ञ और बाहरी कर्मकांड नहीं है, असली चीज है सही विश्वास और आत्मज्ञान। फोकस बाहरी दिखावे से हटकर अंदर के ज्ञान की खोज पर चला गया। तो आखिर में ये एक सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है, बाहरी कर्मकांडों से हटकर अंदरूनी दर्शन की ओर ये जो प्राचीन बदलाव था, वो हमें इंसानी समाज के विकास के बारे में क्या बताता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।